हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम टू साई। आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो इंग्लिश का पेपर है, ये क्लास 12th का पेपर है। 21 फरवरी 2023 की डेट में ये पेपर हुआ था। इसका सेट नंबर है J201। उसका जो सेक्शन 3 है राइटिंग स्किल्स का सेक्शन, वो हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखें, राइटिंग स्किल्स का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है। और टाइम पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, यानी कि चारों सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 3 घंटे मिले हैं। इन 3 घंटे में से लास्ट के जो 10 मिनट्स 15 मिनट्स होते हैं उनको आप बचा के भी रखना होता है आपको, 10 मिनट एटलीस्ट, कि आप पूरी कॉपी को चेक कर सको कि कोई क्वेश्चन मेरा छूट तो नहीं गया है। और टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके टोटल 80 मार्क्स हैं। तो चलिए, सेक्शन 1 जो है इसका प्रोज सेक्शन, सेक्शन 2 है इसका पोएट्री सेक्शन, और सेक्शन 4 है इसका नॉवेल सेक्शन, जो ऑलरेडी तीनों अपलोड किए जा चुके हैं। उन तीनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेक्शन 1 प्रोज सेक्शन का, सेक्शन 2 पोएट्री सेक्शन का, और सेक्शन 4 जो है हमारा नॉवेल सेक्शन है उसका भी। दूसरी बात, ये जो सेक्शन 3 है हमारा राइटिंग स्किल्स का सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इसके सभी क्वेश्चंस अलग अलग भी अपलोडेड है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी ढूंढने में, क्योंकि उनको अलग अलग क्वेश्चंस मिल नहीं रहे थे। तो ये पूरा का पूरा राइटिंग स्किल्स का सेक्शन एक साथ इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स का, ये हमारा 16 मार्क्स का है। कंप्लीट दी एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वैसे आपको करना है। अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं। पहले वाले में, यानी कि 4A का जो 1 है, इसमें आपको एक वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है, और दूसरे वाले में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो जो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है, ये करना बहुत ईजी होता है। अगर आपको जो भी सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे हैं जुलाई में अपने पेपर का, तो उनको अगर प्रॉब्लम आई है पहले अटैम्प्ट में पेपर क्लियर करने के लिए, तो आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की प्रैक्टिस करो, ताकि आप उसे इजीली लिख पाओ। मैंने इस वीडियो में दोनों कवर किए हैं, वर्चुअल मैसेज भी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी। पहला क्वेश्चन है, इमेजिन योर सेल्फ एज रमेश। ये मान के चलो कि आप जो हो रमेश हो, अपने आप को कल्पना में रमेश नाम रखो अपना। यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन एंड हैज यू वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। आप रमेश और आपको पुणे जाना है नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन के लिए, और आप जो है क्लास टेस्ट अटेंड नहीं कर पाओगे, तो ड्राफ्ट है वर्चुअल मैसेज। वर्चुअल मैसेज वो होते हैं जो ऑनलाइन भेजे जाते हैं, न कि फिजिकली। फिजिकल मैसेज कौन से होते हैं, जैसे कि आप क्लास में एप्लीकेशन देते हो, लीव एप्लीकेशन देते हो, वो। और वर्चुअल जो आप जैसे व्हाट्सएप पे भेज दिया, इंस्टाग्राम पे भेज दिया, या किसी स्कूल के क्लास के ग्रुप में भेज दिया, वही, या फिर मैसेजिंग के थ्रू मैडम को मैसेज भेज दिया, सर को। ड्राफ्ट ए वर्चुअल मैसेज फॉर योर फ्रेंड संकेत। अपने फ्रेंड संकेत को एक वर्चुअल मैसेज लिखो। मैसेज की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 50 to 75 वर्ड्स होने चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेज भर देते हैं। अरे नहीं भैया, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान देना है, और टाइम पे भी ध्यान देना है। 50 to 75 वर्ड्स बोला है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका इतना एकदम छोटा सा भी नहीं होना चाहिए कि वो 20 वर्ड का ही लगे। तो 50 to 75 बोला है, तो इसके बीच का लगभग 50, 60, 70 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो। और वर्ड्स आस्किंग हिम टू कन्वे, और उसको ये मैसेज दो, रीज़न बताओ ऑफ योर एब्सेंस टू योर सब्जेक्ट टीचर। और अपनी मतलब फ्रेंड को मैसेज लिख के बोलो कि भाई टीचर को मैसेज दे देना कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, और ये भी बता देना कि क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए हमारे इसका आंसर देखते हैं। जब भी कोई वर्चुअल मैसेज हम लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप देखो मैसेज भेजते हो तो उसमें टाइम आता है, और फिर डेट भी आती है कि किस डेट में मैसेज भेजा गया है। अब संकेत को मैसेज लिखने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले संकेत का नाम लिखेंगे। संकेत, क्लास टेस्ट आर गोइंग ऑन, कि क्लास टेस्ट चल रहे हैं, बट आई एम रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन। कि क्लास टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मुझे पुणे जाना है नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड हैंस आई वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट, और इसलिए मैं क्लास टेस्ट जो है वो अटेंड नहीं कर पाऊंगा। यू देयरफॉर गिव मी ए फेवर एंड कन्वे माई मैसेज एंड रीजन ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द क्लास टेस्ट टू माई सब्जेक्ट टीचर। इसलिए तुम मुझे एक फेवर कर दो, यानी कि मेरे ऊपर एक उपकार कर दो, और मेरा जो मैसेज है, कन्वे होता है किसी के मैसेज को किसी को देना, एंड कन्वे माई मैसेज, और मेरे मैसेज जो है वो टीचर को दे दो, क्लास टीचर को, और उन्हें बता दो। रीजन का मतलब होता है कारण, और उन्हें कारण भी बता दो कि मैं क्लास टेस्ट से जो है एब्सेंट क्यों हूँ। मतलब वो संकेत को ये कह रहा है कि तुम क्लास टीचर को बता दो कि मुझे पुणे जाना है नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन के लिए, इसलिए मैं क्लास टेस्ट अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। लास्ट में हम फ्रेंड को ग्रेटफुल हो रहे हैं कि भाई मैं तेरा आभारी रहूंगा, और लास्ट में अपना नाम लिखना है। मतलब ये किसकी तरफ से मैसेज गया है? रमेश की तरफ से संकेत को मैसेज गया है। तो पहला वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 4A का 1 हमारा हो गया है। दूसरा देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़।
यू हैव ए स्पेशल इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म, तुमको जर्नलिज्म में जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट है। यू आर प्लानिंग टू गो फॉर ए डिग्री कोर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड वर्क इन फ्यूचर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग। आपको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है और आप मास कम्युनिकेशन में एक डिग्री कोर्स करना चाहते हैं। डिग्री कोर्स कौन सा होता है? जो 12th के बाद किया जाता है 3 साल का, वो आप एक डिग्री कोर्स करना चाहते हैं मास कम्युनिकेशन में। वर्क इन फ्यूचर स्पेशली इन द, और आप फ्यूचर में जो है क्राइम रिपोर्टिंग, यानी कि क्राइम होते हैं अपराध की जो रिपोर्टिंग होती है ना, उसके फील्ड में स्पेशली आप काम करना चाहते हो। यू हैव हर्ड अबाउट द रेप्यूटेड रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द यूनाइटेड किंगडम। आपने यूनाइटेड किंगडम में जो रेप्यूटेड रॉयल इंस्टीट्यूट है मास कम्युनिकेशन का, उसके बारे में सुना है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन अबाउट 150 वर्ड्स, 150 शब्दों का एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाओ टू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, ताकि आपको इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन मिल जाए, इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए। ये हमारा 4A का सेकंड क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप वर्चुअल मैसेज का। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को SOPP बोलते हैं। आई बिलोंग टू ए फैमिली विच हैज़ ए लॉन्ग ट्रेडिशन इन जर्नलिज्म। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पर जर्नलिज्म में मतलब काम करने की काफ़ी लंबी परंपरा रही है। जैसे नहीं होता कि दादा भी इसी में थे जर्नलिज्म की लाइन में, फिर पापा भी जर्नलिज्म की लाइन में, फिर मैं भी जर्नलिज्म की लाइन में आ गया हूँ। मतलब वो नहीं होता जनरेशन टू जनरेशन, वो वाली। माई फादर इज़ ए सेकेंड जनरेशन जर्नलिस्ट। मेरे जो पिता हैं वो एक सेकेंड जनरेशन के जर्नलिस्ट हैं। आई ग्रू अप मीटिंग रिलेटिव्स हु आर ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। मैं ऐसे ही रिश्तेदारों से मिलकर बड़ा हुआ हूँ जो कि जर्नलिज्म के फील्ड में है। नेचुरली वो कह रहा है, नेवर थॉट ऑफ परसुइंग एनी करियर अदर देन जर्नलिज्म। कह रहा है कि नेचुरली मैंने और कोई करियर जो है वो और कोई करियर उसे परस्यू करने का सोचा ही नहीं जर्नलिज्म के अलावा। आपने देखा हो कि कई बार जिसकी फैमिली में डॉक्टर होते हैं, दादा भी डॉक्टर, पापा भी डॉक्टर, मम्मी भी डॉक्टर, बच्चे भी डॉक्टर, मतलब सब सेम लाइन की पढ़ाई करते हैं। किसी की लाइन में कोई CA है फैमिली में तो सब लोग CA करने की सोचते हैं, किसी की फैमिली में कोई और है मतलब इंजीनियर है तो सब इंजीनियर बनने की सोचते हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने और कोई कोर्स करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारी जो लॉन्ग ट्रेडिशन है वो जर्नलिज्म में ही है। To keep up with the changing times, I must keep abreast of the new developments in the world of journalism। वो कह रहा है to कीप अप विद द, मतलब जो चेंजिंग टाइम है, मतलब बदलते हुए समय के साथ मुझे जो नए डेवलपमेंट्स होते हैं उनके बारे में अपने आप को मतलब एक्टिव रखने की, उनके बारे में जानकारी रखने की बहुत ज़रूरी है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। Hence, I aspire for a degree in mass communication from an institution of repute such as yours। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एस्पायर का मतलब होता है ना किसी चीज़ की कामना करना, इच्छा करना। इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपका जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आपका, इससे कोई मास कम्युनिकेशन का डिग्री कोर्स करने की मेरी इच्छा है। आई स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क्स इन माई स्टैंडर्ड 10th। मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही एक्सीलेंट मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं। फॉर द जूनियर कॉलेज आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स एज माई मेन स्ट्रीम। जूनियर कॉलेज 11th-12th के लिए लिखा गया है। जूनियर कॉलेज में मैंने जो है कॉमर्स ली थी एज माई मेन स्ट्रीम। मतलब 2 स्ट्रीम्स होती है ना, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, और एक आर्ट स्ट्रीम भी होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि मैंने जो है कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया था। आई सीक समथिंग मोर देन ए डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड योर रेप्यूटेड रॉयल इंस्टीट्यूशन। देखो ये नाम हमने अपने से नहीं लिखा है, नाम इसी में दिया हुआ है, देखो, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द यूनाइटेड किंगडम। तो जो नाम दिया है उसे हमें यूज़ करना है। आई सीक समथिंग मोर। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ और अधिक प्राप्त करना चाहता हूँ। मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, भाई कॉलेज इतना अच्छा है तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपके रेप्यूटेड रॉयल इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन इन यूनाइटेड किंगडम से। कैन योर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है। कैन ऑफर मी व्हाट आई सीक। वो कह रहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है ये मुझे वो सब दे सकता है जिसकी मुझे तलाश है, जो मतलब उसे एक बेटर, अच्छी वाली क्वालिटी वाली एजुकेशन चाहिए। योर फैकल्टी विल प्रोवाइड मी द राइट एक्सपोजर आई नीड। आपकी जो फैकल्टी है, फैकल्टी मतलब वो स्टाफ जो कॉलेज में टीच करते हैं, वो मुझे पूरा राइट एक्सपोजर मतलब सही मार्गदर्शन देंगे जो मुझे चाहिए, जो मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग। मैं क्राइम रिपोर्टिंग के फील्ड में काम करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, भविष्य में। फॉर मी जर्नलिज्म इट नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी। मेरे लिए जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ पैसे बनाने का काम नहीं है भाई। इट इज़ द थ्रिल ऑफ लिविंग एवरी मोमेंट इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। ये तो एक थ्रिल है, एक रोमांच है, लिविंग एवरी मोमेंट की जर्नलिज्म के फील्ड में हर मोमेंट को जीना मेरे लिए एक रोमांच है। फॉर दैट आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स। और उसके लिए मुझे नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। फॉर दैट आई नीड टू गेट एडमिशन इन टू एन इंस्टीट्यूशन लाइक योर्स। और उसके लिए मुझे आपके आपके जैसे एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की ज़रूरत है।
कंप्लीट हो गया है ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से और आगे से भी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन 2 भी हो गया है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब क्वेश्चन आता है 3 4A के पार्ट का थर्ड क्वेश्चन है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ये भी अब हम कर लेते हैं। इमेजिन योर सेल्फ एज ए पार्टिसिपेंट इन ए ग्रुप डिस्कशन अरेंज्ड बाय एन NGO वर्किंग टू प्रमोट स्वदेशी। एक NGO होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो सोशल वर्क करती है, गवर्नमेंट नहीं होती है ये, नॉन गवर्नमेंट मतलब गैर सरकारी समाज सेवी संस्थाएं जो प्रमोट कर रही हैं स्वदेशी को। द टॉपिक इज ट्रेडिशनल फूड प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू द जंक फूड। और टॉपिक है हमारा कि जो ट्रेडिशनल फूड है, जो पारंपरिक भोजन है, प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन, वो ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है टू द चिल्ड्रन, उन मतलब बच्चों को, एज कम्पेयर टू द जंक फूड। अगर जंक फूड से तुलना की जाए तो जो ट्रेडिशनल फूड है वो बच्चों को ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है। देयर आर 2 मोर पार्टिसिपेंट एंड इवेल्युएटर टू शेयर देयर व्यूज़। अब देखो टोटल कितने बंदे हो गए, एक तो वो बंदा हो गया जिसको ग्रुप डिस्कशन में बोलना है, और उसके अलावा 2 मोर पार्टिसिपेंट, 2 वो लोग हो गए, 3 हो गए टोटल और एक इवेल्युएटर। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके आपको देखना है कि टोटल कितने लोग हैं। अगर यहाँ पर 2 की जगह दे देता कि देयर आर 3 मोर पार्टिसिपेंट, तो टोटल कितने बंदे हो जाते, 3 ये लोग हो जाते जो पार्टिसिपेंट है, एक वो खुद हो जाता 4 और एक इवेल्युएटर, ऐसे टोटल 5 लोग हो जाते। फिर हमें कितने लोगों के ऊपर ग्रुप डिस्कशन की टॉक रेडी करनी होती है, 5 लोगों के ऊपर। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कितने लोगों के बारे में बात हो रही है। और जो बैक ईयर्स के पेपर होते हैं ना, हमेशा एग्जाम देने से पहले उन्हें देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। 2023 के जो फरवरी का पेपर हुआ है, ये जो 21 फरवरी का पेपर है, ये अभी हो सकता है अभी जुलाई में जो आपका जिन बच्चों का फेल हो गया है वो दोबारा जो देंगे उनको इसमें से भी क्वेश्चन मिल जाए। और साथ ही आप 2022 वाला जो पेपर है वो भी ज़रूर से देखें 12th का, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले इवेल्युएटर को लिखेंगे। इवेल्युएटर बोल रहा है यू ऑल हैव बीन गिवन ए फ्यू मिनट्स टू थिंक ऑन योर टॉपिक फॉर टुडेज ग्रुप डिस्कशन। अब वो कह रहा है कि भाई आप सबको कुछ देर का कुछ समय दिया गया है, आपका जो टॉपिक है आज का उस पर आप सोच लो उसके बारे में। हर जगह जब भी आप जॉब में भी जाते हो ना, आजकल जॉब में भी है ना ग्रुप डिस्कशन दे देते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन तुरंत नहीं देते कि भाई टॉपिक दे दिया तुरंत शुरू हो जाओ बोलने के लिए, नहीं, वो लोग 10 to 15 मिनट्स, आधा घंटे का आपको टाइम देते हैं ताकि आप सोच के, पढ़ के, अंडरस्टैंड करके अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सको। तो टॉपिक है ट्रेडिशनल फूड प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू द जंक फूड, कि जंक फूड से तुलना करें तो जो पारंपरिक भोजन है वो बच्चों को ज़्यादा पोषण देता है। यू मे नाउ बिगिन डिस्कशन। अब वो कह रहा है, अब इवेल्युएटर कह रहा है यू मे नाउ बिगिन द डिस्कशन, हु वुड लाइक टू स्टार्ट। अब तुम डिस्कशन शुरू कर सकते हो, कौन स्टार्ट करेगा। मैंने इसे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अब 3 जो और बंदे हैं उनका नाम नहीं दिया गया है, तो हमने अपने मन से नाम लिखा है, आपको जो समझ में आया आप वो नाम लिख सकते हो। खुशी, आई थिंक आई विल, वो कहती है हाँ मुझे लगता है मैं स्टार्ट करूँगी। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, इट इज़ वेरी ट्रू दैट ट्रेडिशनल फूड प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू द जंक फूड। हाँ मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो ट्रेडिशनल फूड है, मेरे विचार से पारंपरिक जो भोजन है वो बच्चों को ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है अगर उसकी तुलना जंक फूड से करी जाए, जैसे कि पिज़्ज़ा है, पास्ता है और मैक्रोनी है, नूडल्स हैं, मैगी है। इन सब से तुलना करोगे तो आपको जो घर में जो पोहा बन रहा है, जो चिवड़ा बन रहा है, जो वर्मीसेली बन रही है, वो ज़्यादा हेल्दी है। जंक फूड लीड्स टू ओबिसिटी। जो जंक फूड है वो किसकी तरफ लेकर जाता है हमें, ओबिसिटी। ओबिसिटी होता है मोटापा, वो जो हद से ज़्यादा मोटे बच्चे होते हैं ना, आदमी होते हैं वो लोग। द इंक्लाइनेशन टुवार्ड्स जंक फूड अमंग चिल्ड्रन इज ए वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव, मतलब जो जंक फूड की तरफ बच्चों का झुकाव जो हो रहा है ना, वो पूरा वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं है कि हमारे ही बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर और मैक्रोनी, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, चाउमीन ये सब मांग रहे हैं, नहीं कि भाई पूरे वर्ल्ड में ये सब हो गया है। अब नामिया अपना सेकंड जो हमारा कंटेस्टेंट है, पार्टिसिपेंट है, वो बोल रहा है आई टू एग्री विद खुशी। अब नामिया कह रही है कि भाई मैं भी खुशी के साथ एग्री करती हूँ। एंड इट सीम्स टू मी ऑल्सो दैट जंक फूड पोजेज ए ग्रेट थ्रेट। अब मुझे भी यही लगता है कि जो जंक फूड है वो बहुत ज़्यादा खतरा है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करता है। जंक फूड लीड्स टू ओबिसिटी। जंक फूड जो है वो ओबिसिटी यानी कि मोटापे की ओर हमें लेकर जाता है। एंड ऑल्सो गिव बर्थ टू मैनी मोर डिजीजेज, और भी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। अब जो थर्ड पार्टिसिपेंट है आराध्या, वो बोल रही है
आई सजेस्ट दैट चिल्ड्रेन शुड बी गिवन हेल्दी स्नैक्स मेड विथ मल्टीग्रेन्स। अब वो कह रही है कि आई सजेस्ट, मैं ये सुझाव देना चाहूँगी, मतलब देती हूँ, दैट चिल्ड्रेन शुड बी गिवन हेल्दी स्नैक्स, कि जो बच्चे हैं उन्हें हेल्दी स्नैक्स दिए जाने चाहिए मेड विद मल्टीग्रेन्स, जो कि मल्टीग्रेन्स यानी कि मतलब मिक्स अनाजों से, जिसमें बहुत सारे मल्टी मतलब बहुत सारे ग्रेन्स मतलब अनाजों उनसे बने हुए, फ्रूट्स फल दिए जाने चाहिए, सैलेड सलाद दिया जाना चाहिए। इट विल बूस्ट देयर इम्यूनिटी, और ये जो उनकी इम्यूनिटी है उसे मजबूत करेगा, बढ़ाएगा। द न्यूट्रिएंट्स इन ट्रेडिशनल फूड नरिश द हेल्थ एंड बॉडी, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं ट्रेडिशनल फूड में, वो क्या करते हैं, हेल्थ को और हमारी बॉडी को जो है नरिश करते हैं, पोषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इवैल्यूएटर कहता है प्लीज़ कंक्लूड, मतलब अब इवैल्यूएटर कह रहा है खत्म करो। भाई तीनों का हमने एक एक डायलॉग लिख दिया है। अब खुशी जो है हमारी इवैल्यूएटर है, जो हमारी खुशी है, जो वो इवैल्यूएटर ने क्या कहा कि खत्म करो, अब मतलब कंक्लूड करो। अब भाई अब तो खुशी कह रही है वी कैन कंक्लूड बाई सेइंग दैट आवर चिल्ड्रेन मस्ट चेंज देयर फूड हैबिट्स। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको अपनी आदतें बदलनी चाहिए, अपनी फूड हैबिट्स जो हैं उनको बदलना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम दैट दे शुड बी गिवन ट्रेडिशनल फूड। अब ये मेन टाइम है, हाई टाइम है, मतलब ऐसा समय है जब उनको ट्रेडिशनल फूड जो है वो दिया जाना चाहिए। वी नीड हेल्दी सिटीजन्स टू टेक अवर कंट्री फॉरवर्ड। हमारे देश को आगे ले जाने के लिए हमें स्वस्थ नागरिकों की ज़रूरत है, और स्वस्थ नागरिक हमें कब मिलेंगे, जब हमारा जो देश है वो भी स्वस्थ हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए हमें कितने मार्क्स दिए गए हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए गए हैं। इन 4 मार्क्स में से आपको 3 चीज़ें दी गई हैं। देखो, या तो आप वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट कर दो, या आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ड्राफ्ट कर दो, या फिर आप जो है ग्रुप डिस्कशन ड्राफ्ट कर दो। मिलेंगे आपको 4 नंबर ही। अब ग्रुप डिस्कशन इतना बड़ा लिखने के लिए आपको 4 कंटेस्टेड का कम से कम 150 वर्ड, ये जो हमने लिखा है इसमें कम से कम 150 वर्ड्स गए हैं हमारे। उसके बाद जो आपका एसओपी है इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई एसओपी लिखोगे, एसओपी को भी आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। सबसे ईजी क्या पड़ेगा आपको, वर्चुअल मैसेज पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से भैया, क्योंकि जो वर्चुअल मैसेज है वही सिर्फ आपको 50 to 75 वर्ड्स में लिखना है। वर्चुअल मैसेज की खूब अच्छे से तैयारी कर लो, 10-12 लिख के मैं भी इंपॉर्टेंट और चैनल पर अपलोड करूंगी। तो वर्चुअल मैसेज जो है उसकी आप बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करो, क्योंकि एसओपी भी 150 वर्ड्स में लिखना है और ग्रुप डिस्कशन जो है वो भी 150 वर्ड्स में लिखना है, और तीनों इजी हैं, डिफिकल्ट कोई भी नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन 1 है, 4th का जो 1 क्वेश्चन है, 4th ए जो है वो तीनों कंप्लीट हो गए हैं। 4th बी की तरफ बढ़ते हैं। अब 4th बी में भी सेम है, ये आपका 4 मार्क्स का है। देखो 4th बी का जो क्वेश्चन है ना, ये भी 4 मार्क्स का है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें भी है ना आपको एक करना है, और दिए कितने सारे गए हैं। पहले आपको ईमेल दी गई है लिखने के लिए, फिर आपको एक रिपोर्ट दी गई है लिखने के लिए, फिर आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस दिए गए हैं लिखने के लिए। तीनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन मार्क्स सिर्फ 4 मिलेंगे आपको। तीनों में से कोई भी कर दो, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको ईजी पड़े वही आप करो। अगर आप ईमेल लिख रहे होगे तो इसमें भी 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखनी है। अगर आप रिपोर्ट लिखना चाहोगे तो वो भी 150 वर्ड्स में लिखनी है। अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखोगे तो इसने क्या कहा है, प्रिपेयर ए सेट ऑफ 8 का सेट बनाना है, मतलब दोनों के क्वेश्चन 8 होने चाहिए। और इसमें ये भी आपको बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से ही दिया रहेगा आपको। तो आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, और जो है आप ईमेल राइटिंग की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लो। मैंने इस वीडियो में तीनों कवर किए हैं, तो चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल, सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4th बी के 1 का ईमेल राइटिंग है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन इन योर एरिया। आप अपने एरिया में जो है एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है स्टार्ट करना चाहते हो। यू इनिशियली नीड 20 पीसीज, और आपको शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपको 20 पीसी चाहिए। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर्स। प्रिपेयर ड्राफ्ट एन ईमेल टू द सिटी डीलर ऑफ डेल कंप्यूटर्स डिमांडिंग ए मॉडरेट कोटेशन फॉर द सेम। आपका जो सिटी का डीलर है, मतलब आपके शहर का जो डीलर है, किसका, डेल कंप्यूटर्स का, आपको उनको ईमेल लिखनी है और उनसे मतलब कोटेशन मंगानी है। कोटेशन वो होती है जिसमें वो आपको लिख के भेजेंगे कि 20 कंप्यूटर आपको कितने प्राइस में देंगे, और उसमें कितने जीबी की हार्ड डिस्क को, कितने जीबी का स्पेस होगा, हार्ड डिस्क कितनी होगी, उसकी रैम कितनी होगी, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें होती हैं ना, वो भी वो डिटेल्स में बताएंगे कि कितना कितना इसके अंदर वो देंगे। तो चलिए ईमेल देखते हैं हमारी। ईमेल राइटिंग, सबसे पहले लिखना है ईमेल राइटिंग फॉर डिमांडिंग ए कोटेशन फॉर 20 पीसीज ऑफ डेल। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले होता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है वो बंदा जो ईमेल जिसे लिख रहे हैं। तो उसमें तो दिया नहीं गया है कि कौन से नाम आपको लेना है। ये देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया गया है कि आपको किस नाम से ईमेल लिखनी है, आपको अपने मन से ही लिखना है। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है mansi@xyzmail.com, आप भी कुछ लिख सकते हो। उसके बाद आता है टू होता है वो बंदा जिसे हम ईमेल भेज रहे हैं, mahesh@ymail.com।
उसके बाद है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। जब आप सीसी करते हो किसी को तो जो आपका पहला बंदा है ना 2 में, उसको भी पता चलता है कि आपने एक ईमेल और किसको भेजी है। मान लो एक आपने डेल कंप्यूटर वाले को भेज दी, एक आपने HP कंप्यूटर वाले को भेज दी और किसी को भेज दी। सीसी में जितने लोगों को आप भेजोगे 2 वाले को पता चलेगा। लेकिन BCC का मतलब होता है ब्लैक कार्बन कॉपी, यानी कि आप BCC करके जब ईमेल किसी को भेजोगे ना, BCC में किसी का ईमेल एड्रेस लिख रहे, तो CC और 2 इन दोनों को ही नहीं पता चलेगा कि थर्ड कॉपी आपने किसको भेजी है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट हमारा, नीड 20 पीसीज। तो सब्जेक्ट हमारे को हमारा क्वेश्चन में से ही लेना है। तो सब्जेक्ट क्या है? नीड 20 पीसीज। उसके लिए हमें कोटेशन चाहिए। नीड 20 pieces of Dell computers requesting a quotation for computers. Sir, with due respect, सम्मान पूर्वक I would like to bring into your kind concern. आपके kind concern में मतलब आपकी नोटिस में, आपकी जानकारी में ये लाना चाहूँगा that we are looking forward to start a computer institution in your area. कि हम आपके एरिया में कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। For this, इसके लिए we are planning to buy 20 pieces. इसके लिए हम 20 कंप्यूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं with the details and specifications मेंशन्ड बिलो। जो डिटेल्स हैं और जो स्पेसिफिकेशंस हैं कंप्यूटर्स की वो नीचे दी गई हैं। ब्रांड नेम डेल होना चाहिए। नंबर ऑफ पीसीज 20 पीसीज चाहिए हमें। काइंडली फॉरवर्ड द कैटलॉग की स्पेलिंग है काइंडली फॉरवर्ड द कैटलॉग विद द कोटेशन। हमें कैटलॉग फॉरवर्ड करें जिसमें कोटेशन भी होनी चाहिए अलॉन्ग विद द बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस, और जो बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस हैं वो भी होने चाहिए। एंड रेट्स, और रेट्स ऑन और बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, और रेट्स भी होने चाहिए। और ये हमें कब तक मिल जानी चाहिए? तो ऑन या फिर बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के खत्म होने से पहले। और डेट डाल सकते हो यहाँ पे। ऑल्सो मेंशन द डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय यू, और आप हमें जो है डेट में मतलब दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ नहीं लिख के आप डेट भी डाल सकते हो कि ऑन और बिफोर दी 20th ऑफ जून, 20 ऑफ दी जुलाई, इस तरीके से। और वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट कितना दोगे वो भी हमें बता देना भाई। डू यू मैंशन द पेमेंट मोड्स एक्सेप्टेड बाय यू। डू मैंशन मतलब जरूर मैंशन करना कि पेमेंट मोड क्या है आपका, किस तरीके से। जैसे आप गूगल पे से पेमेंट लोगे या फिर पेटीएम से पेमेंट लोगे या फिर बैंक से NEFT करवाओगे या फिर आप चेक लोगे या फिर कैश लोगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्विक रिप्लाई। आपके क्विक रिप्लाई यानी कि तेज रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हैं हम। सिंसियरली मानसी वर्मा। मैंने लास्ट में अपना नाम लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप नाम लिखोगे। तो ये आपकी ईमेल कंप्लीट हो गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोट करना होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर कॉलेज हैड सेलिब्रेटेड 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस by organizing various social cultural activities between 13th and 16th अगस्त। आपके कॉलेज ने 75th एनिवर्सरी जो है नेशनल इंडिपेंडेंस की वो सेलिब्रेट की है, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या क्या किया? वेरियस सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया। कब से कब तक? 13 तारीख से लेकर 16 तारीख अगस्त की डेट तक। इमेजिन योर सेल्फ एट GS जनरल सेक्रेटरी ऑफ योर जूनियर कॉलेज। आप इमेजिन करो अपने आप को कि आप जो है जूनियर कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी हो। एंड ड्राफ्ट ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द सेलिब्रेशन प्रोग्राम। और जो सेलिब्रेशन जो प्रोग्राम हुआ था उसकी एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करो, लोकल न्यूज़पेपर को देनी है। और इसकी लिमिट भी, वर्ड लिमिट कितनी है? 150 वर्ड्स ही है। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं हमारी। वीडियो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। 75th इंडिपेंडेंस डे एट SSB जूनियर कॉलेज। आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर उसमें कोई नाम दिया हो तो वो लिख सकते हैं, या फिर XYZ लिख सकते हैं, XYZ जूनियर कॉलेज। ABC भी लिख सकते हो आप, ABC जूनियर कॉलेज। शिरडी अगस्त 20। This year 75th anniversary of our National Independence Day was celebrated with great fanfare on the campus. इस साल जो 75th ईयर था एनिवर्सरी का नेशनल इंडिपेंडेंस की, उसका क्या किया हमने, मतलब बहुत ग्रेट फैनफेयर के साथ हमारे कैंपस में हमने उसे सेलिब्रेट किया है, बहुत जोश और उत्साह के साथ। इट वॉज ए स्पेशल ओकेजन बिकॉज वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ वर ऑर्गेनाइज। ये एक बहुत ही स्पेशल अवसर था क्योंकि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी बिटवीन 13th एंड 16th अगस्त, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना, ऑर्गेनाइज की गई थी। एक्टिविटीज़ तो आपको पता ही है। द नेशनल फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड एट 7:30 AM। सुबह 7:30 बजे जो नेशनल फ्लैग है उसको अनफर्ल्ड किया गया था बाय द चेयरमैन ऑफ द कॉलेज मैनेजमेंट ट्रस्ट, कॉलेज मैनेजमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के द्वारा। द नेशनल एंथम वॉज प्लेड बाय द कॉलेज बैंड, और कॉलेज बैंड के द्वारा जो है नेशनल एंथम, उसको भी, नेशनल एंथम हमारा राष्ट्रीय गान है, उसको भी प्ले किया गया था।
ऑल दी कल्चरल प्रोग्राम्स वर अप्रिशिएटेड बाय ऑल, और सारे कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो सभी के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई थी। द चीफ गेस्ट स्पोक टू अस अबाउट अवर ड्यूटीज एज सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, और जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बोला कि हम भारत के नागरिक हैं, इसके नाते हमारे जो क्या क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द गैदरिंग्स वर दैन डिस्पर्स, और फिर जो थी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई और गैदरिंग जो थी वो डिस्पर्स्ड हो गई। ये इतनी बड़ी मैंने लिखी है, आप चाहो तो इसे और लंबा कर सकते हो। जैसे क्लास 11th के बच्चों ने डांस प्ले किया, क्लास 12th के बच्चों ने अलग अलग तरह की स्पीचेस दी, और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ की गई, रंगोली कंपटीशन हुआ, म्यूज़िक कंपटीशन हुआ, ऐसे कुछ 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 करके आप चाहो तो और भी बड़ा कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो 4th बी का 1 भी हो गया, 4th बी का 2 भी हो गया। अब 4th बी का 3 देखते हैं। ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, वन ऑफ द एक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम योर कॉलेज, आपके कॉलेज का एक एक्स स्टूडेंट मतलब जो पहले पढ़ता था कॉलेज में, हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस NDA, मतलब वो अभी हाल फिलहाल ही सिलेक्ट हुआ है, प्रेस्टिजियस मतलब प्रसिद्ध सम्मानित NDA अवार्ड के लिए। ही इज स्पेशली इन्वाइटेड टू मोटिवेट द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ योर जूनियर कॉलेज। इमेजिन योर सेल्फ एज एन इंटरव्यूअर एंड प्रिपेयर ए सेट ऑफ 8, मतलब आपको इंटरव्यू तैयार करना है, 8 इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाने हैं। इनेबलिंग योर गेस्ट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस एंड ओपिनियंस, आपका जो गेस्ट है उसको इस योग्य बनाना है कि वो अपने अनुभव और जो उसकी राय है आपके साथ शेयर कर सके। यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू ड्राफ्ट योर क्वेश्चंस मेंटेनिंग ए प्रॉपर सीक्वेंस, आप जो है इन फॉलोइंग पॉइंट्स की हेल्प ले सकते हो ड्राफ्ट करने के लिए। तो पहला क्या पॉइंट है, नेम ऑफ द इंटरव्यू। चलिए सीधे आंसर ही देख लेते हैं, उसमें ये सब पॉइंट्स लिखे गए हैं। सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ द इंटरव्यू है, तो उसमें नाम नहीं दिया गया तो मैंने अखिल वर्मा लिखा है। एरिया ऑफ सक्सेस रेपुटेशन NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। डेट टाइम वेन्यू, डेट है हमारी, मैंने 21 फरवरी को पेपर हुआ था तो अगले दिन ही ये डाल दिया था, तो इसलिए मैंने 22 फरवरी की डेट लिखी है, 22 फरवरी 2023, जूनियर कॉलेज शिरडी 10 AM। ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू 30 मिनट्स। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू टेक द डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ योर आइडल फ्रॉम यू टुक इंस्पिरेशन, कि मतलब आपका पहला वाला क्वेश्चन है कि आपने ये डिसीजन कब लिया कि आप जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ योर आइडल फ्रॉम यू टुक इंस्पिरेशन, कि आपका जो आइडल है वो कौन है जिससे आपने इंस्पिरेशन लिया। क्वेश्चन 3 है, डिड यू रिसीव ऑल द नेसेसरी सपोर्ट फ्रॉम योर टीचर एंड फैमिली, क्या आपको आपके टीचर और फैमिली से जो ज़रूरी जो आवश्यक सपोर्ट था वो मिल पाया। हाउ वॉज योर ट्रेनिंग पीरियड, आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड था वो कैसा था। डिड यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज़, क्या आपने कठिनाइयों का सामना किया। फेस मतलब सामना करना, डिफ़िकल्टीज़ मतलब बाधाएं, कठिनाइयाँ। व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड, आपने कौन कौन से चैलेंजेस, चुनौतियाँ जो थी उनका सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज योर ग्रेट मोटिवेशन, आपका ग्रेट मोटिवेशन जो था वो कौन था। क्वेश्चन 8 है, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, आपके फ्यूचर गोल्स मतलब भविष्य के जो गोल्स हैं वो क्या हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीदें, आशाएं, वो क्या हैं। हमें 8 का ही सेट बनाना था, मैंने 8 एक एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन देखिए 9th। What message would you give to the other candidates preparing for NDA, जो और दूसरे कैंडिडेट्स हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो NDA के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए यही सब इसमें दिए गए थे। पहला वाला ये भी बहुत इजी पड़ेगा, अगर आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा ये आपको एग्जाम में, क्योंकि अभी कोर्स चेंज नहीं हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th पॉइंट आपको दिए गए हैं, और हमें तो 8 ही बनाने हैं, यानी कि 12 के 12 पॉइंट पे लिखो। ये बहुत ईजी पड़ेगा और फुल 4 मार्क्स आपको मिलेंगे बिना कटे, क्योंकि इसमें कटिंग का कोई चांस ही नहीं है। बहुत ईजी, आपको नाम लिखना है, एरिया लिखना है, रेपुटेशन का, डेट, वेन्यू, टाइम लिखना है, ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू लिखनी है, उसके बाद आपको उसका डिसीजन, उसका ये मेन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन तो ये 8 ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। बाकी इन 1 2 3 4 में तो कुछ भी नहीं है। नाम लिखना है, एरिया लिखना है, डेट, वेन्यू, टाइम लिखना है, ड्यूरेशन लिखना है। उसके बाद मेन कितने बनाने हैं आपको, उसका डिसीजन, उसका आइडल, उसका सपोर्ट, उसका ट्रेनिंग, उसका डिफिकल्टी, टोटल 8 क्वेश्चन हैं। तो ये कितना ईजी पड़ेगा आपको। आप देखो फेल होने का कोई चांस ही नहीं बचेगा आपको। मतलब पेपर को सॉल्व करने से पहले हमें ध्यान भी तो देना चाहिए ना कि हम किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करके हम हमारे पेपर को अटैम्प्ट करें, उसे हम तैयार करें। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, अब देखो अब जो हमारा फोर्थ का बी है उसके तीनों पार्ट हो गए हैं, ये भी हो गया है, रिपोर्ट राइटिंग भी हो गई है और ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो गए। अब चलते हैं हम सी सेक्शन की तरफ। अटेम्प्ट एनी, ये है हमारा सी सेक्शन। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, स्पीच राइटिंग। अब इस फोर्थ में पहला वाला क्या है आपका, स्पीच, ये भी 4 मार्क्स का है आपका। देखो, यू आर एन एक्टिव मेंबर ऑफ एन एनजीओ वर्किंग फॉर वाटर कंजर्वेशन। आप एक एक्टिव मतलब जो सक्रिय है, एनजीओ के बहुत सारे मेंबर हैं और उनमें से कोई सक्रिय नहीं है, मतलब वो इनएक्टिव है, वो कोई काम ही नहीं करता है, तो उस बंदे का कोई फायदा नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप जो है एक्टिव मेंबर हो एनजीओ के, वर्किंग फॉर वाटर कंजर्वेशन, जो कि वाटर कंजर्वेशन यानी कि वाटर मतलब पानी, कंजर्वेशन मतलब उसका संरक्षण, उसकी बचत, उसके लिए काम करते हो। प्रिपेयर ए स्पीच फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स वेयर यू आर इन्वाइटेड ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और स्कूल के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए जो है एक मतलब क्या तैयार करो, एक स्पीच तैयार करो जहाँ पर आपको इनवाइट किया गया है, निमंत्रण दिया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, टू गाइड देम अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग, और उनको गाइड करो वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। योर स्पीच शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, और आपकी जो स्पीच है वो 150 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका आप रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट ले चुके हो, है ना। चलिए, स्पीच ऑन वाटर हार्वेस्टिंग। स्पीच ऑन वाटर हार्वेस्टिंग, पहले तो जान लेते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। तो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जल संचयन, वर्षा के जल को संचय करना, यानी कि बारिश के पानी को बचाकर रखने और इकट्ठा करने की जो एक प्रक्रिया है उसे ही वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और आपको तो पता ही है धरती पर हर साल हमारे यहाँ कितनी सारी बारिश होती है, और अगर इस बारिश के पानी को हम बचा के रखें तो हम सिंचाई के काम में उसे यूज़ कर सकते हैं, और पशुओं के लिए यूज़ कर सकते हैं, कृषि के लिए, पशुपालन आदि के लिए, बहुत सारी चीज़ों में उस वर्षा के पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। और कई सारी जगह तो ऐसी हैं जहां पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो ये जो वाटर हार्वेस्ट करके वो लोग रखते हैं, यानी कि इस बारिश के पानी को वो संचय करके रखते हैं, तो इससे आने वाले 3-4 महीने तक वो इसी पानी के ऊपर अपना पूरा का पूरा जो जीवन है, जैसे कि खेती बाड़ी का काम है, घर का काम है, वो सब कुछ उस पानी के ऊपर वो लोग निर्भर रहते हैं, उसी पानी के ऊपर जिसको वो हार्वेस्ट करके रखते हैं, यानी कि बारिश का वो पानी जिसे वो इकट्ठा करके रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अब हमारी स्पीच देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब भी हम स्कूल में या कॉलेज में कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो हम टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, इन सब का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्पीच लिखी है क्योंकि हमें कहीं बुलाया गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हियर इन योर स्कूल टुडे ऑन बिहाफ ऑफ माई एनजीओ दैट इज़ वर्किंग फॉर वाटर कंजर्वेशन। मतलब उन्होंने, लेकिन ये तो बाहर से आए ना, कोई स्टूडेंट तो है नहीं स्कूल का कि भाई जो स्पीच दे रहा है, तो वो कह रहे हैं कि सभी को मतलब गुड मॉर्निंग, मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। आई एम हियर इन योर स्कूल, मैं आज आपके स्कूल में यहाँ हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ माई एनजीओ, मेरी एनजीओ की तरफ से, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये ना एक एक शब्द को हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारे सेमी के बच्चे हैं, जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं, जब वो अचानक से 11th-12th में इंग्लिश लेते हैं, और जो सेमी की क्लास 10th की इंग्लिश है ना वो बहुत ईजी है, और जो हमारी 11th-12th की इंग्लिश है, ये जो जैसे आपकी युवक भारती की बुक है, ये ऑलरेडी काफ़ी डिफिकल्ट है, तो उन्हें ना ये सब बहुत मुश्किल पड़ता है। इस वजह से मैं साथ के साथ आपको मीनिंग क्लियर करके चल रही हूँ ताकि आपको जो है एग्जाम देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि 10th की जो इंग्लिश है वो सेमी की अलग है और इंग्लिश मीडियम की अलग है, लेकिन 11th-12th की जो इंग्लिश है वो सेमी वाला बच्चा जाए या इंग्लिश मीडियम का जाए, दोनों को एक ही बुक पढ़नी होती है। और ये जो आपकी इंग्लिश युवक भारती की बुक है, इसके भी टोटल चैप्टर्स को मैंने हिंदी में लाइन वाइज वर्ड मीनिंग के साथ रीड करके अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से उन्हें सुन भी सकते हैं। आपके स्कूल में मेरी एनजीओ की तरफ से मैं आया हूँ, जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए, यानी कि पानी को बचा के रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए काम करती है। उनको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जो जिस लाइन में काम करता है वो उस लाइन का उसे बेटर नॉलेज होता है ना। इट इज़ ए वेरी हैप्पी फीलिंग फॉर मी टू बी हियर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये मेरे लिए बहुत ही हैप्पी फीलिंग है, बहुत ईजी लैंग्वेज में ये लिखा गया है। ये मेरे लिए बहुत एक खुशी की अनुभूति है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर। टू गाइड यू अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग, आपको वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल संचयन के बारे में गाइड करने के लिए, निर्देशित करने के लिए। यू नो डियर स्टूडेंट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द रेन वाटर एंड देन दैट वाटर इज स्टोर्ड इन ए रिजर्वॉयर एंड विच इज़ यूज लेटर फॉर हाउस होल्ड वर्क। प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, क्या आप जानते हैं कि बारिश के पानी को जो है इकट्ठा करके रखा जाता है, जब मतलब जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखने की, और फिर बाद में क्या किया जाता है, उस पानी को रिजर्वॉयर में स्टोर किया जाता है और बाद में उसे जो हाउस होल्ड, जो मतलब घर के दूसरे कार्य हैं उन्हें करने में यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, खेती के काम के लिए, पशुओं के काम के लिए, कृषि के काम के लिए, और उसको फिल्टर करके किसी भी काम में, यहाँ तक कि पीने के काम में भी बारिश के पानी को यूज़ किया जाता है फिल्टर करके।
दिस टेक्निक इज़ ए वे टू स्टोर वाटर फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज दैट लीड्स टू सेविंग फ्रेश वाटर। ये वो टेक्निक है जिससे जो स्टोर वाटर है उसको हम हाउस होल्ड मतलब घरेलू उद्देश्यों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो फ्रेश वाटर है उसकी बचत होगी। At this time when global warming and water scarcity is becoming a huge problem। अब आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपको तो पता ही है, घर घर में एसी लगे हैं, होटलों में 10-10 20-20 एसी लगे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, और इतने ज़्यादा व्हीकल्स हैं सड़कों पे, एक एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ भी हैं, कई ऐसे घर हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसमें पानी की जो है बहुत स्केर्सिटी यानी कि तंगी कमी हो रही है, ये बहुत बड़ी ह्यूज समस्या बनती जा रही है। द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो प्रोसेस है वर्षा के पानी को संचय करने का, इज ए बिग स्टेप फॉर सेविंग वाटर। ये पानी को बचाने के लिए एक बिग स्टेप है, एक बड़ा कदम है। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर दी वर्क्स लाइक वाटरिंग द प्लांट्स। और इस वाटर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है? पौधों में पानी देने के लिए, या वाटरिंग द प्लांट्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर फार्मिंग, और खेती के लिए। फार्मिंग एंड इरिगेशन मतलब खेती के लिए और सिंचाई के लिए, सिंचाई के उद्देश्यों के लिए। आफ्टर प्योरीफाइंग, और इसको प्योरीफाई करने के बाद इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, इसे पीने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। दिस स्मॉल स्टेप कैन हेल्प इन लीडिंग टू ए स्टेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। और ये एक छोटा सा जो स्टेप है, ये बहुत बड़े लेवल पे पानी को मतलब कंजर्व करने में, पानी को बचाने में मदद करेगा। सो डियर स्टूडेंट, इसलिए प्यारे छात्रों, इफ़ वी स्टार्ट नोटिसिंग दीज स्मॉल डिटेल्स, अगर हम छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करते हैं, एंड टेक दीज स्मॉल स्टेप्स, और अगर ये छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वी ऑल कैन मेक दी अर्थ ए मोर बेटर प्लेस टू लिव। तो हम इस धरती को और भी बेटर प्लेस बना सकते हैं रहने के लिए। थैंक यू सो मच। लास्ट में ये हमारी स्पीच जो थी वो कंक्लूड कर दी गई है। तो ये हमारी स्पीच थी, यानी कि 4C का जो था क्वेश्चन हमारा 1 था। अब हम 4C का क्वेश्चन 2 देखेंगे हमारा। लास्ट में ये है हमारी, हाँ, क्वेश्चन 4C का 2 देखेंगे। 4C का 2 ये रहा। 4C का 2 है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग होता है कंपेयर करना, यानी कि जब आपके स्कूल में जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें कोई कोई कंपेयरिंग करता है कि भाई अब ये आने वाली है, क्लास 10th की खुशी आने वाली है डांस करने के लिए, अब क्लास 10th की गरिमा आने वाली है स्पीच देने के लिए, अब क्लास 10th की पूजा आने वाली है ये करने के लिए, 9th की पूजा आने वाली है ये करने के लिए, लाइक दैट। Imagine your school junior college has organized a farewell function for the students appearing for HSC examination। मतलब आप इमेजिन करो कि आपका जो जूनियर कॉलेज है उसके जो बच्चे जो हैं वो एक फेयरवेल फंक्शन यानी कि विदाई वाली जो पार्टी होती है ना, वो ऑर्गेनाइज करें उन बच्चों के लिए जो HSC का एग्ज़ाम, यानी कि 12th के बच्चे और 10th के बच्चे जब एग्ज़ाम देने के लिए उनको प्रिपेयर करने के लिए कुछ दिन पहले छुट्टियाँ दे दी जाती हैं ना, 1 महीना पहले ही स्कूल उनके लिए पहले ही बंद हो जाता है ताकि वो घर पर अच्छे से स्टडी कर सकें, और बाकी बच्चे स्कूल आ रहे होते हैं। तो जो जैसे 12th वालों को 11th के बच्चे देते हैं और 10th वालों को 9th के बच्चे मिलकर ऐसे क्या करते हैं, उनको एक गेट टुगेदर मतलब एक फेयरवेल देते हैं, विदाई पार्टी देते हैं। तो कह रहे हैं कि आपको वो फंक्शन को के लिए आपको कंपेयरिंग करनी है। तो एज ए कंपेयर ड्राफ्ट ए स्क्रिप्ट फॉर द होल फंक्शन। तो उस पूरे फंक्शन के लिए स्क्रिप्ट को ड्राफ्ट करो, मेंटेनिंग द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स को लेके आपको सीक्वेंस में रखना है। सबसे पहले गेस्ट को वेलकम करना है, फिर इंट्रोडक्शन देना है, फिर फेलिसिटेशन मतलब जो वो करते हैं ना, फेलिसिटेट करते हैं भाई, प्राइज़ वगैरह देते हैं वो, और इंपॉर्टेंट स्पीचेस, फिर कंक्लूडिंग रिमार्क, और फिर लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स। तो चलिए देखते हैं हमारा 4C का क्वेश्चन 2। तो सबसे पहले हमारा क्या था, वेलकमिंग द गेस्ट। जो इसमें ये पॉइंट दिए गए हैं ना, ये देखो जो ये पॉइंट दिए गए इन सबको मैंने इंक्लूड किया है, इनको अलग कलर के पेन से लिखा है। तो हमारा ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या है, वेलकमिंग द गेस्ट, इंट्रोडक्शन। इन दोनों को एक साथ कवर किया है, ये देखो, वेलकमिंग द गेस्ट एंड इंट्रोडक्शन को एक साथ कवर किया है। गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। कई जगह सुबह में पार्टी होती है, फेयरवेल फंक्शन होता है, और कई जगह शाम को होता है, यानी कि क्लास ओवर होने के बाद, मतलब पढ़ाई ओवर होने के बाद, या फिर स्पेशली शाम को पार्टी रखी जाती है। दिन भर स्कूल ओवर होने के बाद जो फेयरवेल वाले बच्चे हैं उनको शाम को बुलाया जाता है, वो अच्छे अच्छे रेडी होके आते हैं। जैसे कई कई थीम दिया जाता है कि रिट्रो थीम में आप तैयार होके आओ, या फिर बॉलीवुड में, या लाइक दैट। गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सबको गुड इवनिंग। टुडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इट इज़ अ डे व्हेन when all the class 12 students will take leave in order to study for the coming HSC examinations। आज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं वो छुट्टी ले लेंगे अपनी HSC एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए। एंड वी ऑल आर हियर फॉर गिविंग दैम ए मेमोरेबल फेयरवेल। और हम सब यहाँ पर उन्हें एक मेमोरेबल फेयरवेल देने के लिए, मतलब एक यादगार विदाई देने के लिए हम सब यहाँ पर गैदर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, हम देने जा रहे हैं आज उन्हें। लेट अस वेलकम विद ए ग्रेट राउंड of applause
टू ऑल आवर 12th क्लास स्टूडेंट्स। और हम तालियों के साथ जो है हमारे जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उन सबका स्वागत करते हैं। फिर है वेलकम स्पीच। नेक्स्ट वी गो टू दी वेलकम स्पीच। फिर हम वेलकम स्पीच देते हैं। आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल विल नाउ एड्रेस दी ऑडियंस एंड वेलकम दी चीफ गेस्ट। और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो अब एड्रेस करेंगे ऑडियंस को और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनका वेलकम करेंगे। फेलिसिटेशन। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर द फेलिसिटेशन ऑफ ऑल द ग्रेट अचीवर्स ऑफ दिस एकेडमिक ईयर। और अब जो है जो जितने भी एकेडमिक ईयर के जो अचीवर्स हैं, जैसे जिसने जो भी, जैसे कोई स्विमिंग में मेडल जीता है, कोई जिमनास्ट में जीता है, कोई क्रिकेट में जीता है, कोई स्पोर्ट्स में, जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जिसको जो मेडल मिला है अब उन सबको फेलिसिटेट किया जाएगा। फिर हमारा इंपॉर्टेंट स्पीचेस। तो स्पीचेस में कई बच्चे दे रहे हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट एंड अदर डिग्निटरीज टू एड्रेस अवर ऑडियंस। और अब मैं जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनसे जो और दूसरे डिग्निटरीज हैं, मतलब जो सम्मानित लोग आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑडियंस को एड्रेस करें। तो वन बाय वन सब स्पीच देते जा रहे होते हैं। फिर लास्ट में आएगा हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क। नाउ द कर्टेन्स विल बी डाउन फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। अब कुछ पलों के लिए जो हमारे कर्टेन्स हैं वो डाउन हो जाएंगे इन प्रिपरेशन फॉर द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। पहले ये सब एंड होने के बाद फिर लास्ट में आपका एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है ना, जिसमें बच्चे डांस वगैरह करते हैं, मिमिक्री करते हैं, वोट ऑफ थैंक्स, और सबसे लास्ट में हमारा वोट ऑफ थैंक्स। नाउ आई विल कॉल अपॉन आवर वाइस प्रिंसिपल टू प्रपोज ए वोट ऑफ थैंक्स। और अब मैं हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं उन्हें बुलाना चाहूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। नाउ आई थैंक यू ऑल। अब जो वाइस प्रिंसिपल है वो वोट ऑफ थैंक्स दे रहे हैं। नाउ आई थैंक यू ऑल वंस अगेन एंड नहीं, ये वही है हमारा जो कंपेयर कर रहा है। नाउ आई थैंक यू ऑल वंस अगेन। मैं आप सब एक बार फिर से आप सबका जो है थैंक यू करता हूँ। एंड ए स्पेशल थैंक्स टू अवर टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रेंड्स हु मेड दिस इवनिंग ए मेमोरेबल वन। और लास्ट में उन सभी का, मतलब उन जो हमारे आर्टिस्ट फ्रेंड है, यानी कि जिसने स्कूल में प्रोग्राम किया है उस फेयरवेल पार्टी के लिए, उन सबका थैंक यू। तो ये आपकी जो है कंपेयरिंग भी हो गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये भी अराउंड 150 वर्ड्स में ही लिखी गई है। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4C का 2 भी हो गया। अब आपका है 4C का 3 क्वेश्चन देखते हैं। 4C का 3rd क्वेश्चन है आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, यानी कि विचार को बड़ा करना। देखो ये भी 100 से 150 वर्ड्स में ही लिखना है। एक्सपेंडिंग, सारी चीज़ें तैयार करके ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है। पेपर में हर क्वेश्चन में ना आपको 3-3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिनमें से कोई एक करना है। तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप तीनों को तैयार करने के चक्कर में मत पड़ो। जो आप बेस्ट कर सकते हो ना अपना, जैसे अगर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया बेस्ट कर सकते हो तो इसको तैयार करो, कंपेयरिंग बेस्ट कर सकते हो तो कंपेयरिंग का टॉपिक तैयार करो, और अगर आप जो है स्पीच बेस्ट तैयार कर सकते हो तो स्पीच को, यानी कि तीनों में से किसी एक पे देखो तो सबको, क्योंकि कई बार मान लो स्पीच ऐसे टॉपिक पे दे दी आप लिख ही नहीं पाए तो आपको फिर दूसरा टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। और मान लो कंपेयरिंग भी ऐसे टॉपिक पे दे दी कि आप नहीं लिख पाए तो आपको एक्सपेंशन ऑफ आइडिया चूज़ करना होगा। तो तैयारी तीनों की करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा, जैसे आपको 10 घंटे का टाइम है तो 10 घंटे में से 4 घंटे एक टॉपिक को दे दो, 4 घंटे एक टॉपिक को दे दो और 2 घंटे एक टॉपिक को दे दो। ऐसे तीनों को इक्वल टाइम मत लो, किसी एक को अपना बेस्ट तैयार कर दो और बाकी 2 को थोड़ा कम टाइम दे दो। तो देखो क्वेश्चन 4C का 3 है हमारा। 4C का 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग आइडिया विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। जो पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं इनकी हेल्प से आपको जो हमारा जो आइडिया है उसको एक्सपेंड करना है। तो टॉपिक क्या है? एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, कि जो हमारा अनुभव है वो हमारा बेस्ट टीचर है। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इट्स प्रैक्टिकल एंड नॉट थियोरटिकल एक्सपीरियंस। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, न कि थियोरटिकल। थियोरटिकल जो हम लिखते हैं राइटिंग में। लर्न फ्रॉम सिचुएशंस, जो परिस्थितियाँ हैं उनसे सीखो। डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड नॉलेज, ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारा डायरेक्ट और पहले फर्स्ट हैंड नॉलेज, मतलब सबसे पहले हमें ही मिला होता है। रियल लाइफ वर्सेस बुकिश लाइफ, ये 4 पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं। तो चलिए हमारा आंसर देखते हैं। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, ये तो हमारा टॉपिक ही है। द लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, जीवन जो है वो चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों से भरा हुआ है। नो वन कम्स बेस्ट प्रिपेयर्ड नेचुरली टू फेस एवरी डिफिकल्टी इन लाइफ, मतलब कोई भी जो है पूरा नेचुरली प्रिपेयर्ड तैयार होके नहीं आता है कि कोई भी डिफ़िकल्टी लाइफ में, कोई भी बाधा, कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई मेरी लाइफ में आएगी तो मैं उसका सामना कर लूँगा। वन गेन्स एक्सपीरियंस वाइल डीलिंग अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ लाइफ। वन गेन्स मतलब कोई भी प्राप्त करता है अनुभव। कैसे प्राप्त करते हैं? जो डेंजर्स लाइफ में आते हैं ना, जो भी खतरे लाइफ में जीवन में आते हैं, जब हम उनसे डील कर लेते हैं ना कोई भी व्यक्ति, तब उसके बाद ही उसे एक्सपीरियंस जो है वो प्राप्त होता है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, इट इज़ सेड, ऐसा कहा गया है, दैट एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। इसलिए ये कहा गया है कि जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है वो बेस्ट टीचर होता है।
वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड इट इज़ ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हम हमारी गलतियों से सीखते हैं और यही एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। देखो जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं ना, जो ये पॉइंट्स कवर करने के लिए बोला गया है, इसमें मैंने अलग कलर के पेन से कवर किए हैं। और ध्यान रहे आपको रेड पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है एग्जामिनेशन में। वो टीचर्स यूज़ करते हैं उस पेन को। मैंने यहाँ सिर्फ आपको समझ में आ जाए, अलग से दिखे कि मैडम ने वो सब चीज़ें यूज़ की हैं, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा है। लेकिन आपको अपने एग्जाम पेपर में नहीं लिखना है, आपको सेम कलर के पेन से लिखना है। हाँ, आप चाहो तो आप पेंसिल से या उसी कलर के पेन से उसे ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि जो एग्जामिनर है वो उसकी नज़र में तुरंत आ जाए कि हाँ भाई आपने उस पॉइंट को यूज़ किया है, और एग्जामिनर जो है वो समझ जाए कॉपी को जांच करते समय कि भाई नहीं, बंदे ने, इस स्टूडेंट ने तो यूज़ किया है वो पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ वी लर्न फ्रॉम सिचुएशन। जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, एक वो कौन से हैं, वो हम सिचुएशंस यानी कि परिस्थितियों से सीखते हैं। जब हम उनमें फंस जाते हैं तो हम उनमें से कैसे बाहर निकलते हैं, वो सिचुएशंस हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इफ़ वी मेक ए बैड इन्वेस्टमेंट, देखो अगर हम कोई बैड इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वी लर्न टू बी मोर केयरफुल विद अवर मनी इन द फ्यूचर। तो हम भविष्य में हमारी मनी के प्रति, मतलब एक गलती से किसी बंदे ने एक इन्वेस्टमेंट करके बहुत बुरा नुकसान झेला है, तो भविष्य में वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में बहुत सोचेगा, वो बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करेगा। वी गेट डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड नॉलेज। हमें डायरेक्ट और फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता है जब हम कुछ गलतियां कर देते हैं। हमें किसी और के हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर कहीं गड्ढा है और आप उसमें गिर गए तो दूसरी बार उस रास्ते से नहीं जाओगे आप। अगर जाओगे भी तो आप पहले देखोगे भाई गड्ढा तो नहीं है आगे, में बहुत बच के निकलोगे। इट मीन्स आपके एक्सपीरियंस से, आपके फर्स्ट हैंड नॉलेज से आपने सीखा कि आगे गड्ढा है। विद आवर ओन एक्सपीरियंसेस, हमारे खुद के अनुभवों से, वी कैन अप्लाई द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस टू ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ। हम जो है उन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं जो अनुभवों से हमें प्राप्त करते हैं हम लाइफ के दूसरे क्षेत्रों में। मतलब एक जगह कोई अनुभव मिला तो उसे दूसरी जगह भी हम अप्लाई कर सकते हैं। रियल लाइफ वर्सेस बुकिश, ये हमारा 4th पॉइंट है जो उसमें दिया गया है। मतलब जो रियल लाइफ है वो बुकिश लाइफ के अगेंस्ट। लाइफ इज़ क्वाइट डिफरेंट, वी कांट लर्न ड्राइविंग और स्विमिंग बाय मेयर रीडिंग ऑफ बुक्स। बिल्कुल ठीक है भाई, लाइफ जो है वो एकदम डिफरेंट है। जो क्वाइट रियल लाइफ जो है बिल्कुल डिफरेंट है। आप अगर ड्राइविंग की किताब सीख लोगे तो आप गाड़ी चला पाओगे क्या? नहीं, आप रोड पे एक्सीडेंट कर दोगे। उसी तरीके से सिर्फ स्विमिंग की किताब पढ़ के आप पूल में तैर सकते हो क्या? नहीं भैया, डूब जाओगे, ब्रीदिंग ही नहीं हो पाएगी। यानी कि स्विमिंग आप कब सीखोगे? जब आप पूल के अंदर उतरोगे, वहाँ पे किकिंग की प्रैक्टिस करोगे, फ्लोटर की हेल्प से आप ग्लाइड करने की कोशिश करोगे, पानी में किकिंग करोगे और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको स्विमिंग आएगी। सिर्फ किताब में अगर लिखा है कि फेस अप करो और फिर पानी के अंदर करो तो आपको ब्रीदिंग नहीं आएगी, आप डूब जाओगे, सिंक कर जाओगे। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि भाई सिर्फ ड्राइविंग की किताब पढ़ने से या फिर स्विमिंग की किताब पढ़ने से हम स्विमिंग नहीं सीख जाते। ड्राइविंग सीखने के लिए आपको ड्राइवर के साथ रोड पे प्रैक्टिस करनी होगी और स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में उतरना होगा, पूल में उतरना होगा। आई बिलीव दैट एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। और मेरा ये मानना है कि जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो बेस्ट टीचर है। जब आप 4 बार पूल में डूबोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे हैंडल पकड़ के पहले किकिंग करने की ज़रूरत है, तब मैं सीधे पानी में डाइव करूँगा। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लेसन्स दैट आई हैव लर्न थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस। एंड मैं उन सभी मतलब अनुभवों के लिए, उन लेसन्स के लिए आभारी हूँ जो मैंने इस लाइफ से सीखे हैं। तो ये आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया भी कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी। ये हमारा राइटिंग स्किल्स का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन डी। तो चलिए इसके भी आंसर देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है हमारा ड्राफ्टिंग ए रिव्यू। रिव्यू मतलब कोई भी मूवी फिल्म जो आपने देखी उसका रिव्यू लिखना है आपको। तो रिसेंटली आपने जो भी मूवी देखी हो, हाल फिलहाल ही, एग्जाम टाइम में तो कोई मूवी देखता नहीं है, एग्जाम से 2-3 महीने तो पहले देखते ही है ना। तो आपने कोई भी मूवी देखी हो उसका आपको रिव्यू लिखना होता है। तो इसमें मतलब उसकी समीक्षा करनी होती है आपको कि कैसी लगी, फिल्म में क्या था। तो कह रहे हैं कि नेम ऑफ द मूवी लिखो, कौन सी पिक्चर आपने देखी है, कौन से ईयर में, कौन से साल में वो रिलीज़ हुई थी, उस पिक्चर के प्रोड्यूसर कौन है, उस पिक्चर के डायरेक्टर कौन है, उस पिक्चर की कास्ट यानी कि उस पिक्चर में जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन कौन है। उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट आपको बताने हैं कि म्यूज़िक मतलब किसका है, फोटोग्राफी कैसी है और किसकी है, म्यूज़िक किसने दिया है। फिर आपको थीम, स्टोरी लाइन इन ब्रीफ, फिर जो पिक्चर का थीम है वो और जो पिक्चर की स्टोरी लाइन है उसको भी ब्रीफ में आपको बताना है। फिर आपको अपनी और ओपिनियन, आपकी क्या राय है उस पिक्चर के बारे में, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। रिव्यू ऑफ द फिल्म पद्मावत। यहाँ पे पद्मावत का रिव्यू किया जा रहा है। और भी उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई हैं, आप कर सकते हो। वो साउथ की एक फिल्म है जो उसका कर सकते हो आप, कटप्पा और बाहुबली वाली।
पद्मावत इज़ ए हिस्टोरिकल फिल्म बेस्ड इन 13th सेंचुरी इंडिया। लेकिन फिल्म में जब भी आप रिव्यू कर रहे हो ना तो ध्यान रखो हमेशा किसी ऐसी अच्छी फिल्म का रिव्यू करो जिसके बारे में लिखने से पढ़ने से एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगी भाई इसने अच्छी फिल्म का रिव्यू किया है। जैसे कि आप सुपर 30 ले सकते हो, जो सुपर 30 में 30 स्टूडेंट्स जो IIT क्लियर करते हैं कि कैसे वो स्ट्रगल करते हैं, उनको बिल्कुल इंग्लिश भी नहीं आती बेचारे बच्चों को। आपने अगर सुपर 30 देखी हो तो उस टाइप से आप है ना जो इस टाइप की मूवीज़ है ना इनके बारे में देखो। जैसे पद्मावत भी एक हिस्टोरिकल मूवी है, उसी तरीके से आप शिवाजी महाराज के ऊपर मूवी बनी हुई है वो आप उसके ऊपर आप देख सकते हो। मैं रिव्यू ऑफ द फिल्म शिवाजी महाराज के ऊपर जो मूवी बनी है उसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर डाल दूंगी, वो देख सकते हो आप। और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मोटिवेशन के लिए बनाई जाती है। जैसे 3 इडियट एक मूवी है, वो भी उसमें भी काफ़ी मोटिवेशन है कि भाई आपको जिस लाइन में इंटरेस्ट हो उसी लाइन में आप जाओ। तो पद्मावत इज ए हिस्टोरिकल फिल्म बेस्ड इन 13th सेंचुरी इंडिया। पद्मावत जो है वो एक हिस्टोरिकल यानी कि एक ऐतिहासिक फिल्म है जो कि 13th सेंचुरी में बनी थी, बेस्ड है उस पर। दिस फिल्म वाज रिलीज्ड इन 2018। ये फिल्म 2018 में रिलीज़ हुई थी। इट बिकेम ए ह्यूज हिट, और ये एक बहुत बड़ी हिट हुई थी एंड वेंट ऑन टू गेट मैनी अवार्ड्स, और इसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। द फिल्म हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, और इसे ये जो फिल्म है इसको किसने प्रोड्यूस किया है और डायरेक्ट किया है? संजय लीला भंसाली जी ने। द फिल्म वॉज इनिशियली शॉट इन जयपुर सिटी, और शुरुआत में इस पिक्चर की जो शूटिंग है वो जयपुर सिटी में हुई थी। बट आफ्टर हुलीगन्स, लेकिन बाद में हुलीगन्स होते हैं जो दंगा करने वाले, जो बदमाश, जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं ना, वो उन्होंने जब जयपुर में सेट को जला दिया था और शूटिंग में धमकी दी थी। इट वॉज शिफ्टेड टू मसाई पत्थर इन कोल्हापुर। तो कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक जगह है मसाई पत्थर, तब इसकी शूटिंग को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। द मेन कैरेक्टर्स आर शाहिद कपूर एज द ब्रेव एंड वेलियंट रतन सिंह, और जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो शाहिद कपूर है जो कि एक वेलियंट, देखो ब्रेव का मतलब भी बहादुर होता है और वेलियंट का मतलब भी बहादुर होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो बहादुर और वीर रतन सिंह बने हैं शाहिद कपूर जो इस मूवी में। द रूलर ऑफ मेवाड़, जो कि मेवाड़ के रूलर हैं, शासक हैं। दीपिका पादुकोण एज द ब्यूटीफुल वेलियंट एंड लॉयल रानी पद्मावती, और जो दीपिका पादुकोण है वो बहुत सुंदर वेलियंट, बहादुर, वीर एंड लॉयल मतलब वफादार रानी पद्मावती बनी है। एंड रणवीर सिंह एज अलाउद्दीन खिलजी, और जो रणवीर सिंह है वो अलाउद्दीन खिलजी बना है। अदिति राव हैदरी एंड जिम शार्प सपोर्ट देम, और अदिति राव हैदरी और जिम शार्प जो हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। द ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ द फिल्म इज़ ऑल्सो संजय लीला भंसालीज, और जो फिल्म का जो खूबसूरत म्यूजिक है, संगीत है, वो भी संजय लीला भंसाली का ही है। मैंने इसे बहुत ईजी लैंग्वेज में, सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, जिसे आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप सिंपली समझ के और उसे पढ़ के देखोगे ना 2-3 बार तो भी वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ना डिफिकल्ट वर्ड यूज़ किए हैं, ना डिफिकल्ट सेंटेंसेस में उस कंस्ट्रक्शंस की है। एंड सीनरी आर ऑसम, और जो सीनरी है वो भी बहुत ऑसम है। द फिल्म मैनेजेस टू कन्वे द मैसेज ऑफ ब्रेवरी, वेलोर एंड प्राइड इन द फेस ऑफ ऑब्जेक्शन। जुनून के मतलब जैसे जुनून दिखाया गया है ना इसमें बहुत ज़्यादा फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का, उसके सामने जो है क्या दिखाया गया, फिल्म जो है मैनेज करती है मैसेज देने में किसका? वीरता का, बहादुरी का और गौरव का संदेश देती है। क्वीन पद्मावती इज़ हैप्पीली मैरिड टू रतन सिंह। क्वीन पद्मावती यानी कि रानी पद्मावती जो है वो रतन सिंह के साथ खुशी अपना रह रही हैं, शादीशुदा जिंदगी है उनकी। अंटिल ए टायरेंट सुल्तान, जब तक कि एक टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एंटर्स देयर लाइफ, उनकी लाइफ में जो है नहीं आ जाता। ऑब्सेशन का मतलब ऊपर बताया था आपको, जुनून होता है, जुनून। खिलजी गोज टू ग्रेट लैंड्स टू गेट हर, और खिलजी जो है मतलब पूरी हदें पार कर देता है रानी पद्मावती को पाने के लिए। पद्मावती रिटेन्स हर प्योरिटी एंड लॉयल्टी टू हर किंग, लेकिन पद्मावती जो है अपनी प्योरिटी मतलब पवित्रता एंड लॉयल्टी वफादारी जो है अपने पति, अपने राजा के प्रति ही समर्पित रखती हैं। ऑल इन ऑल एन एक्सेलेंट फिल्म, कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, नॉट टू बी मिस, जिसे मिस नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरीके से देखो ये आपकी फिल्म का रिव्यू हो गया है पद्मावती का। सुपर 30 का रिव्यू भी मैं आपको डाल दूंगी अपने चैनल पर, और भी कोई ऐसी हिस्टोरिकल मूवी है जिसका आपको रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, आई विल राइट इट फॉर यू। अब हमारा 4D क्वेश्चन है, 4D1 हो गया, देखो हमारा ये भी हो गया ड्राफ्टिंग के रिव्यू। और पूरा सेक्शन राइटिंग स्किल का जो है एक ही वीडियो में आ गया आपके लिए, आपको अलग अलग क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका 4D सेक्शन का, ब्लॉग राइटिंग के, आपको ब्लॉग लिखना है। देखो व्लॉग क्या होता है, व्लॉगिंग नहीं करते क्या यूट्यूब वगैरह पे, व्लॉगिंग जाके लोग जो करते हैं कि उस सिटी को दिखा रहे हैं, चाइना को दिखा रहे हैं, अमेरिका को दिखा रहे हैं, इंडोनेशिया को दिखा रहे हैं, उसी तरीके से ब्लॉगिंग मतलब लिखते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में अंतर है, ये है ब्लॉग राइटिंग और वो होती है VLOG व्लॉगिंग।
राइट प्रिपेयर ए ब्लॉग इन अबाउट 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में। मैक्सिमम मैंने देखा है सर क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड्स की लेंथ दी गई है, तो ये 130 वर्ड्स तक होगा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और 150 की जगह 160 वर्ड्स कर दोगे तो भी मिलेंगे। लेकिन 150 के 250 वर्ड्स कर दोगे ना तो बिल्कुल मार्क्स मिलने वाले नहीं है, टीचर पढ़ेगा भी नहीं, तुरंत काट देगा कि इसको तो पता ही नहीं है 150 वर्ड्स की लिमिट, ये तो पूरे 2-3 पन्ने भर दिया है 4 नंबर के लिए। उसी तरीके से 150 की जगह 50 शब्द लिख दोगे ना तो 4 नंबर तो फुल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 1.5 से 2 नंबर जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपने थोड़ा सा तो लिखने की कोशिश की है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, अटेम्प्ट जरूर करना। ऑन द टॉपिक राइट प्रिपेयर ए ब्लॉग इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन दी टॉपिक। टॉपिक है आपका सोशल मीडिया इज स्पॉइलिंग द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, कि सोशल मीडिया जो है वो स्पिरिट ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की जो भावना है उसे बर्बाद कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। आपको फोकस किन किन पॉइंट्स पे करना है? एडवर्स नेगेटिव इफेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के जो दुष्प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो बेकार प्रभाव है बच्चों के, स्टूडेंट्स के ऊपर उन ऐप्स का, उसको बताना है आपको। चलिए देखते हैं हम ब्लॉग। सोशल मीडिया इज स्पॉइलिंग द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? हेडिंग लिखना है। द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन हेल्प्स एवरीवन। देखो पहले हमने पॉजिटिविटी बताई है थोड़ी सी, शुरू के पैराग्राफ में हमने जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बताई है, और बाद का जो पैराग्राफ है उसमें हमने नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं। द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन हेल्प्स एवरीवन टू गेट मोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट विद लर्निंग ग्रुप्स एंड एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स। जो सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं, सोशल मीडिया है, वो एजुकेशन में हमें हेल्प करता है, हर किसी को हेल्प करता है, और मोर वैल्यूएबल मतलब और अधिक जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो पाने में, और लोगों को मतलब लर्निंग ग्रुप्स के साथ कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है, और जो एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ना उनके साथ भी। जैसे कोविड में आपने देखा होगा बच्चों ने एडमिशन लिया था लेकिन घर से ही स्टडी की थी। एजुकेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन्होंने सब क्या किया? ऑनलाइन एजुकेशन दी। एज ए स्टूडेंट वन कैन टेक क्लासेस बाय सीटिंग एट हिज होम। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? घर पर बैठकर ही क्लासेस ले सकता है। सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। सोशल मीडिया जो है वो हमारी डेली लाइफ्स का यानी कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। वी यूज़ इट टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स। हम इससे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में, कम्युनिकेट मतलब बातचीत करने में यूज़ करते हैं। देखो व्हाट्सअप पे चैटिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं। एंड फैमिली शेयर इन्फॉर्मेशन एंड स्टे अपडेटेड ऑन करंट टॉपिक्स। और फैमिली के साथ वीडियो कॉल करते हैं और फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और क्या करते हैं? स्टे अपडेटेड, और करंट इवेंट्स जो हैं उन पर भी हम अपडेट रहते हैं। One positive effect of social media on education is the ability to collaborate and share information। एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है सोशल मीडिया का वो ये है कि हमें ये योग्यता देता है कोलैबोरेट करने की और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की एक दूसरे के साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हेल्प स्टूडेंट्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, वो स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करते हैं। हाउएवर हालांकि मल्टीपल स्टडीज़ हैव फाउंड ए स्ट्रॉन्ग लिंक। यहाँ से देखो हमारा नेगेटिव बताना हमने शुरू किया है, जो कि जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। हमेशा हम किसी भी टॉपिक पे पूरा नेगेटिव नहीं बोलते, थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव साइड भी उसकी दिखानी चाहिए। However, हालांकि मल्टीपल स्टडीज़ हैव फाउंड ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हैवी सोशल मीडिया एंड increased risk for depression, anxiety, loneliness, heavy use of social media, risk for depression, anxiety, लोनलीनेस, सेल्फ हार्म एंड इवन सुसाइडल थॉट्स। मतलब कि बहुत सारी स्टडीज से सामने आया कि जो हैवी यूज़ है, मतलब बहुत अत्यधिक यूज़ है सोशल मीडिया का, उससे क्या क्या रिस्क होता है, उससे क्या क्या इंक्रीज़ होता है, क्या क्या बढ़ता है। जैसे कि रिस्क फॉर डिप्रेशन का, एंग्जाइटी मतलब चिंता का, लोनलीनेस मतलब अकेलेपन का, सेल्फ हार्म मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने का, एंड इवन सुसाइडल थॉट्स, और यहाँ तक कि जो आत्महत्या के विचार हैं वो भी। अब बंदा मान लो किसी को स्टडी करनी है, वो स्टडी की जगह 8 घंटे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, ट्विटर पे बिता देगा, तो लास्ट में तो वो डिप्रेशन में ही आएगा ना, अरे यार पढ़ने के टाइम पे मैंने ये सब नहीं किया, ये सब किया। इसीलिए बोला जाता है कि स्टडी टाइम में और सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को जो है एकदम साइड में करके रखें। It is easy to become addicted, and research shows that students who spend too much time on social media can suffer from poor sleep, eye fatigue, anxiety, cyberbullying and more। और रिसर्च ये कहती है कि जो स्टूडेंट्स जो मतलब इसका आदी होना तो बहुत आसान है, और जो स्टूडेंट्स बहुत अधिक समय बिताते हैं सोशल मीडिया पे वो क्या क्या चीज़ से सफ़र करते हैं? पुअर स्लीप यानी कि कमज़ोर नींद से, आई फैटिक मतलब आँखों की तनाव से, चिंता से, साइबर बुलिंग से एंड मोर, और इससे भी ज़्यादा। साइबर बुलिंग के ऊपर अलग से भी एक टॉपिक जो है वो अपलोड करेंगे, क्योंकि इसके आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। दस वी कैन से इट इज़ बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल। और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार ये बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। फॉर देयर एजुकेशनल स्पिरिट, उनकी एजुकेशनल स्पिरिट
तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अलग से हम साइबर बुलिंग पर भी एक टॉपिक अपलोड करेंगे। साइबर बुलिंग होती क्या है ये समझा देती हूँ आपको। साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति को धमकाता है। इसमें इंटरनेट पर सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाएं जो है, मतलब मैसेज वगैरह नहीं भेजते इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर, वो शामिल हो सकती हैं, जिन्हें मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या गेमिंग जो गेम खेलने वाले प्लेटफॉर्म है उन पर एक्सेस किया जाता है। मतलब साइबर बुलिंग अब आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाता है। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4D का 2B हो गया है हमारा। अब लास्ट है हमारा 4D का 3। इसमें आपको एक अपील लिखनी है। देखो, prepare an appeal inviting the students to respond to the voters registration camp especially organized by the state election commission on the eve of the 75th anniversary of national independence। एक अपील करनी है, स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है कि वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप पर आएँ, जो स्पेशली ऑर्गेनाइज किया है किसने, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में। क्या क्या करना है उसमें, प्रॉपर स्लोगन देखना है आपको, पुअर टर्नआउट, लो अवेयरनेस, मतलब लोग कम जागरूक हैं, स्टेटमेंट ऑफ अपील लिखना है, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल कैंप, गैस, टाइम, डेट की कहाँ पर कैंप लगा है, वो डेट, टाइम, वेन्यू, वो सब बताना है। तो देख लेते हैं। एक पहली बात ध्यान रखो, जब भी कोई अपील बनाओगे उसके चारों तरफ ऐसे हमेशा बॉक्स जरूर बनाना है, ये देखो, और बॉक्स हमेशा पेंसिल से बनाएं। वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप। अब देखो, एक चीज़ जो मैंने इसमें नहीं लिखी है वो आप लिख सकते हो। मैंने इसलिए नहीं लिखी है कि ये तो 75th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर दिया है, कल आपको टॉपिक चेंज करके भी तो दिया जा सकता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो हमारी लाइन है वो मैं अलग से दिखाती हूँ आपको। ऑन दी ईव ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ अवर नेशनल इंडिपेंडेंस, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप के नीचे, या फिर ऊपर लिख सकते हो आप ऐसे, ऑन दी ईव ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस डे वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। बस इतना, सिर्फ वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप हेडिंग में डाल दो और उससे ऊपर या नीचे वो लाइन लिख दो। अब हमने ये एक स्लोगन दिया, आर यू 18 और ओल्डर, क्या तुम 18 साल के हो या उससे भी बड़े हो। कई लोग होते हैं ना 18 की जगह 28 के हो जाते हैं, फिर भी वोटर कार्ड नहीं बनाते। भैया वोटर कार्ड जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि वोटिंग जो है वो हमारा राइट है, हमें वोट जरूर देना चाहिए। इफ़ येस अगर हाँ, देन रजिस्टर एज एन इलेक्टर टुडे, तो फिर आज ही एक इलेक्टर यानी कि जो वोट देने वाला है उसके रूप में अपने आप को रजिस्टर कराओ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे किसने ऑर्गेनाइज किया है, भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया है। अब यहाँ पे भी आप वो लाइन जोड़ सकते हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप ऑन दी ईव ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस डे। और वो लाइन नहीं भी यूज़ करोगे और एज इट इज़ जैसे मैंने दिया है ऐसे भी छाप के आओगे ना, तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप डेट 11th जुलाई 2003 ट्यूसडे एंड 14th जुलाई 2003 फ्राइडे। मैंने 2 दिन दिखाए हैं, 11 जुलाई और 14 जुलाई का। आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो 11th जुलाई टू 14th जुलाई, तो उसमें आपका 11, 12, 13, 14 4 दिन इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद वेन्यू और प्लेस ऑल पोलिंग बूथ्स, मतलब जितने भी पोलिंग बूथ है ना जहाँ पर वोट डलेगी उन सब पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसकी जगह आप ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी लिख सकते हो और गवर्नमेंट स्कूल्स भी लिख सकते हो। टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का है। गेस्ट है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली, हमने दिया है। लास्ट में योर वोट इज़ योर फ्यूचर, आपका वोट ही आपका भविष्य है। ईच एंड एवरी वोट इज़ इम्पॉर्टेंट, हर प्रत्येक वोट जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो डोंट डिले, इसलिए देर मत करो। गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ। तो आपका जो राइटिंग स्किल्स का पूरा सेक्शन है यहाँ पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। उसके बाद देखो सेक्शन 4 है आपका जो नॉवेल सेक्शन है, इसके टोटल क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो लिख के अपलोड कर दिए गए हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 भी अपलोड कर दिए गए हैं। तीनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।